कॉस्मेटिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या ये भी एक ही हैं? सर्जन्स जो है दे कैन डू इन्वेजिव प्रोसीजर्स, वो सर्जरीज कर सकते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। हमारी ओपिनियंस भी अक्सर मैच नहीं कर रही होती। मरियम औरंगजेब ने भी तो अभी बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। अगर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो वो ओवरनाइट नहीं हुई है। कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं, फेस लिफ्ट, नोज फिलर एंड आईब्रो लिफ्ट। जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, क्या ये आपको परमानेंटली गोरा कर देते हैं? नेचुरली हमारी बॉडी में भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूटाथायोन पे रिलाई कर रहे होते हैं लोग। हैबिट्स में लाइफस्टाइल चेंजिंग्स आती हैं, उसमें गुड डाइट आती है। हर कोई बूढ़ा होने से डरता है, ख़ास तौर पे फीमेल तो भाई कहते हैं कि हमारा एंटी एजिंग हम पे आई ना, बट स्टिल आ तो जाता है। एंटी एजिंग और रिवर्सल ऑफ एजिंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। 60 to 70% मैंने बताया कि जो डैमेज होता है वो सन की वजह से होता है। स्किन का टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है और फिर रिंकल्स डेवलप होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पोर्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो ब्लीच कर कर के हमने अपने मुंह रंगे होते हैं, स्किन डीप इनसाइड जो है ना, वो डैमेज हो चुकी होती है एक्चुअली। आज का पॉडकास्ट इस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि हर शख्स खूबसूरत नज़र आना चाहता है, और ख़ूबसूरत इन अ सेंस कि उसकी स्किन ग्लोइंग हो, उसके सर पर बहुत अच्छे बाल हों, तो उनकी एक पूरी कंप्लीट पर्सनालिटी, फुली एक इनरिच्ड पर्सनालिटी लगती है। और इसको लेके बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन हम लोग भी बाज नहीं आते, हम नीम हकीमों के पास ज़्यादा जाते हैं और जो सही एक्सपर्ट हैं उनसे हम कम रुजू करते हैं। तो आज हमने ऐसे ही एक्सपर्ट को आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है। ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ही इज़ एन एक्सपर्ट। तो डॉक्टर शहराज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि जैसे प्लास्टिक सर्जरी, जब हम सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी, तो पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में बातें आने लग जाती हैं। सच्ची में तो नहीं प्लास्टिक मुंह पे लगा देते? ये प्लास्टिक सर्जरी क्या है और कॉस्मेटिक सर्जन क्या होता है? क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं कि या सिर्फ जो बर्न हुआ होता है या किसी की स्किन या फेस डैमेज है उसी के लिए प्लास्टिक सर्जरी है और कॉस्मेटिक सर्जन अलहदा होते हैं, या एक ही चीज़ है ये? सो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन्स हैं। एक इसमें आ जाती है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जैसे आपने अभी बताया कि जले हुए पेशेंट्स या भी बर्थ रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं या एक्सीडेंटल हो गए, Yes. या फिर कैंसर के बाद जो हमें रिकन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है, Okay. वो एक रिकन्स्ट्रक्टिव डोमेन है उसकी। Alright. सेकंड डोमेन जो है वो उसकी कॉस्मेटिक है, जिसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। लेमन जो टर्म है वो आमतौर पे प्लास्टिक सर्जरी इसी को कंफ्यूज कर देते हैं कर ना। देते हैं, हाँ। उनका यही मतलब लोगों का होता है कि पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि वो पूरा फेस ही चेंज करवा दिया, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसे प्लास्टिक्स, आप तो सर्जन, आप सर्जरीज करते भी हैं, कितने % तक फेस को चेंज किया जा सकता है आफ्टर सर्जरी? इट डिपेंड्स कि आप फेशियल फीचर्स कौन कौन से चेंज करवाना चाह रहे हो, आप किस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो। ओके। कहने को तो आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो फॉर अ फेस लिफ्ट, फेस लिफ्ट के साथ एडजंक्ट प्रोसीजर्स भी होते हैं, एडजंक्टिव प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल ब्लेफरोप्लास्टी, आईब्रो लिफ्ट, लिप ओके। फिलर्स, लिप लिफ्ट, राइनोप्लास्टी। जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ करवाते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑब्वियसली। हमें तो यही पता है कि सिर्फ जो स्किन को टाइटिंग करवा देना, जो एकदम से लिफ्ट लुक आती है, 50 साल के आप होते हैं और आप 30 साल के लगने लग जाते हैं, तो ये सिर्फ सर्जन कर सकता है। इसके अलावा मतलब हम नाक भी सीधा करवा सकते हैं, हम चिन भी सीधी करवा सकते हैं, ये भी जी सर्जरी के बिल्कुल, जरिए बिल्कुल, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, यही तो कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं। ओके। सो जो ब्यूटिफिकेशन के प्रोसेस हैं, जितने प्रोसीजर्स हैं, हम्म। वो दैट कम्स इन कॉस्मेटिक सर्जरी। और आई थिंक ज़्यादा डिमांड कॉस्मेटिक सर्जन्स की है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, जो नहीं, बाकी दे आर द सेम सर्जन ना। अब हर बंदा अपनी डोमेन स्पेसिफाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल हाँ। कुछ लोग हैं जो रिकंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हैं, प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो उसी को परस्यू करते हैं एज अ करियर। लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, कुछ हैं जो दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं साथ साथ। सो इट्स अप टू द सर्जन। और अगर जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, जो भी कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता है, चाहे वो फेस लिफ्ट है, चाहे वो आईब्रो है, आप नोज़ के सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हर कोई प्लास्टिक सर्जन या जो भी मतलब सर्टिफाइड डॉक्टर है वो तो है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको गौर करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि यस दैट डॉक्टर इज़ एन एक्सपर्ट, या उसकी ये चीज़ें देख लेनी चाहिए, फिर उसके बाद आप उस सर्जन के पास जाएं तो यू विल गेट द 100% रिजल्ट। हर किसी के हाथ में इतनी सफाई थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको
पर्सन सेलेक्ट करना होता है डॉक्टर जो सर्टिफाइड हो, ऑब्वियसली बोर्ड सर्टिफाइड हो। 100%। उसके बाद आप ये देखते हो कि उसका एक्सपीरियंस कितना है ओके। पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। फॉर एग्जांपल एक बंदा कॉस्मेटिक की सर्जरीज ही कर रहा है 10 साल से 15 साल से, तो ऑब्वियसली वो एक न्यूबी से ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट डिलीवर कर सकता है और सेफ भी होगा। और उसके बाद आप जब कंसल्टेशन करते हो ना, तभी आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू एनी गुड और यू नो। ओके। वो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग बातें करने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर बकरा हलाल करने वाली बात होती है। और ख़ास तौर पर डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनका ये होता है कि फिर वो फेस ख़राब हो गया और फिर वो सर्जन्स के पास आते हैं कि देखिए जी हमारे फेस को ये हो गया। सो द कॉस्मेटिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या ये भी एक ही हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट एक बिल्कुल ही डिफरेंट, एक अलग? ओह माय गॉड! नो नो अच्छा, नो नो ऐसा? अच्छा, ये क्या है? ये डर्मेटोलॉजिस्ट क्या आपने है? ये ये जो जंग छेड़ दी है। ये जंग नहीं छेड़ दी। अक्सर मैं देखती हूँ कि एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन के हर तरीके के ट्रीटमेंट्स और ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारे पास आए, तो फिर ये क्यों नहीं, भाई? ऐसा नहीं होता। देखिए ओके। सर्जन्स जो है दे कैन डू इन्वेजिव प्रोसीजर्स, ओके। वो सर्जरीज कर सकते हैं, बट डर्माटोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। दे आर मोर टुवर्ड्स द स्किन केयर ओके। एंड नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स। ओके। सो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है, हमारी ओपिनियंस भी अक्सर मैच नहीं कर रही होती। डर्मेटोलॉजिस्ट, वैसे यू आर नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट यूजुअली क्या आप डर्मेटोलॉजिस्ट से क्या प्रोसीजर ले सकते हैं जो सेफ़ हैं, जो हमें अक्सर क्लिनिक्स हर जगह पर नज़र आते हैं कि कुछ लेज़र क्लिनिक्स हैं, कुछ हाइड्रोफेशियल्स के हैं, फिर वो मतलब जो स्किन के अंदर कोई माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो ब्लेडिंग अब हर जगह ये होती है। तो ये क्या डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं? सर्टिफाइड हैं ये इस काम के लिए? बिल्कुल, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स के लिए तो दे आर सर्टिफाइड, दे कैन ओके। डू। ओके, इवन फॉर द माइक्रो नीडलिंग दे कैन डू? ऑब्वियसली या ठीक हो गया। माइक्रो नीडलिंग, फिलर्स, बोटॉक्स और इस तरह के जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, ये तो कर सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दे आर अच्छा। सर्टिफाइड। अच्छा, उसके लिए वो सर्टिफाइड नहीं, है। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है उनको कोई भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम आती कब है? अब जैसे कोई एक प्रोसीजर गलत हो गया, यूजुअली हमने देखा लास्ट डेज में मरियम नवाज के कुछ लिप फिलर्स में ऐसा था, उनके कुछ लिप फिलर्स में कुछ मैंने हुआ भी था। देखा था, वो बिल्कुल ऐसे वो ही। क्या था, मैं अगर आप आपको बताता हूँ बताएं? यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है ओवरलैपिंग पे। ओके। अगर आपकी एक डोमेन है, आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो आपको वही करना चाहिए। दूसरा ये कि पेशेंट सिलेक्शन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में, क्या आप एक प्रोसीजर चूज़ कर रहे हो, तो क्या वो उस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। अब ओके। एज ए प्लास्टिक सर्जन मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। ओके। मैं एक ही प्रोसीजर पे स्टिक नहीं कर सकता, बिकॉज मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सर्जरी भी कर सकता हूँ, मैं नॉन इन्वेजिव भी कर सकता हूँ, मिनिमल इन्वेजिव भी कर सकता हूँ। राइट। डर्माटोलॉजिस्ट ये सब नहीं कर सकते। राइट। सो उनकी एक लिमिटेशंस हैं। हाँ। तो द थिंग इज़ कि जब उनके पास पेशेंट आता है तो वो आई थिंक वो बियॉन्ड द स्कोप, वो उस बॉक्स से सोच ही नहीं पाते, पाते। क्योंकि वो ओके। सब नहीं कर पाते ना। सो अभी यहाँ जो उनका लिप्स का कुछ मसला चल रहा था, तो वो कैसे, मतलब वो क्या वजह क्या थी? क्या गलत इंजेक्ट हुए थे? क्या ऑब्वियसली हुआ था? माइग्रेट हुआ होगा, या इंजेक्टर टेक्निक अच्छी नहीं होगी। टेक्निक अच्छी नहीं या होगी जिसकी वजह से। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब ने भी तो अभी बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, लेकिन वो क्या था? क्या वो भी अच्छा सर्जरी के ज़रिए था या वाक़ई वेट लॉस प्रोसीजर था? आपकी क्या अच्छा, एक्सपर्टीज़ इस है बारे इसमें? में सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू द मेकअप आर्टिस्ट। ओके। ही और शी हैड डन अ ब्यूटीफुल जॉब, जो ओके। भी था वो। दूसरा ये कि अगर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो वो ओवरनाइट नहीं हुई है, ओवर वीक्स नहीं हुई है। हुँ। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी ना, उसमें जो इनक्रेडिबल डिफरेंस था, वो था उनका वेट लॉस जर्नी। ओके। अगर हम थोड़ा ट्रैक करें तो वेट लॉस कर रही थी, और वो हाँ। बड़ा ग्रेजुअल सा वेट लॉस था, एंड दैट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। हुँ। जो डिज़ायर्ड है वो यही है कि आप ग्रेजुअल वेट लॉस करो, ताकि आपकी फेशियल लैक्सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो, हुँ। ताकि बहुत सारी बाकी प्रॉब्लम्स ना आए। ना आए। सेकेंडली आई थिंक कि उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं, बिकॉज वो जैसे कि आपको पॉसिबल नहीं है। देख के क्या अंदाज़ा हो रहा था? प्रॉबेबली फेसलिफ्ट, ओके। राइनोप्लास्टी या लिक्विड, मतलब नोज फिलर, या फिर राइनोप्लास्टी सर्जिकल, एंड आईब्रो लिफ्ट ऑब्वियसली, आईब्रो लिफ्ट ये एंड उन्होंने कर ब्लेफरोप्लास्टी टू। ठीक हो गया। बाकी जो इतनी काम था, प्लास्टी सादा, नो इतनी नो सीधी ज़्यादा प्लास्टी आ गई नहीं हैं। बाकी कुछ सर्टेन जो सटल ट्वीक्स थे, हाँ। जो बोटॉक्स और फिलर से आप कर सकते हो। बट शी लुक्स सो गुड। या वो ये तो बहुत ज़्यादा उनके डॉक्टर्स को तो मतलब अप्रिशिएट करना दैट चाहिए कि वाज अमेजिंग। या या एग्जैक्टली एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली और हर किसी को लगता है कि वो अच्छा लगे। अब ये जो अच्छा लगने वाली बात है,
अब ऐसी क्या चीज़ें, अब ज़रा हम आ जाते हैं ना बजट फ्रेंडली पे, वो लोग तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें करवा भी सकती हैं। अब जो लड़कियां मतलब कि कॉलेज में भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रही हैं, वो तो चाहती हैं कि हम सबसे खूबसूरत लगें और हमसे ऊपर को तो कोई हो ही ना। एंटी एजिंग पे बात पे आते हैं, ये जो अर्ली एज में ये बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स करवा लेना या फिर केमिकल्स अपने फेस से इंट्रोड्यूस करवा देना, इज़ इट सेफ, स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं कॉलेज जाने वाली? नो, इट्स नॉट सेफ एक्चुअली। यही तो बात करना चाहता हूँ मैं, यही मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ हमेशा कि आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने प्रोसीजर्स जो हैं वो चूज़ करने चाहिए। कुछ आपको खुद भी नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का कि आपने बात की यंग गर्ल्स की जो हाँ, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग कॉलेज गोइंग है, हाँ। कॉलेज गोइंग है, तो उनकी एज ऑब्वियसली 20s में होगी। तो इस एज में ना आपको एक गुड स्किन केयर ही चाहिए होती है, या फिर आपको अपनी डाइट बेहतर करनी होती है। दैट्स द ओनली थिंग कोई जो आप कर प्रोसीजर्स सकते की हो। ज़रूरत नहीं आई है। थिंक प्रोसीजर्स, मिनिमल प्रोसीजर्स की तरफ आप जा सकते हो, जैसा कि माइक्रो नीडलिंग होगी, पीआरपी हाँ, होगी, पीआरपी ठीक ठीक है। है, बोटॉक्स हो गया। हाँ। आप लेट 20s में हो तो बोटॉक्स की तरफ जा सकते हो। नहीं, इस पर स्पेसिफिकली जो कॉलेज जाने वाली गर्ल्स हैं, अब जैसे वो रेटिनॉल यूज़ कर रही हैं, या अब सीरम्स इतने टाइप के आ गए हैं कि उसकी पब्लिसिटी करने के लिए कोरियन स्किन केयर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर है। तो क्या ये सीरम्स और एसिड्स, विटामिन सी हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, इसके अलावा और कितने डिफरेंट टाइप के सीरम्स हैं, तो क्या आप अपनी स्किन को इंट्रोड्यूस करवा देने चाहिए कॉलेज जाने वाली, अगर कोई 18-19 या 20 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है या बॉय है? नहीं, सबको सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। राइट। दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम कि बहुत सारी चीज़ें लगा लेते हैं लोग। हर हाँ, चीज़, कोई लेयरिंग कर भी देते हैं। कोई भी कमर्शियल देखी, कोई ऐड देखा, वही 200-300 की क्रीम लगा ली, कोई भी सीरम लगा लिया। समटाइम्स एक्सपेंसिव सीरम्स भी बाय करते हैं लोग, और वो कुछ भी लगाते हैं विदाउट एनी प्रॉपर कंसल्टेशन विद अ प्रॉपर एक्सपर्ट पर्सन। ये सब यूज़ कर रहे होते हैं, दैट एक्चुअली डैमेज देयर स्किन। ओके, ठीक है, मतलब आप सो रॉन्ग यूज़ द करने थिंग से। इज़ कि आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली सीरम्स या कोई भी स्किन केयर रूटीन अडॉप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक ये बहुत ज़्यादा मसला है कि हमारा फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, या स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज़्यादा है कि यंग गर्ल्स को, यंग बॉयज़ को डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं आँखों के नीचे, बाकायदा पफिनेस से ज़्यादा अब तो बाकायदा वो काले धब्बे आने लग गए हैं। और बहुत से ट्रीटमेंट्स और बहुत से कमर्शियल चीज़ें भी हैं, आई रोल-ऑन यूज़ करें, आई क्रीम्स यूज़ करें, टोटके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो व्हाट इज़ योर एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर किसी को इनिशियली डार्क सर्कल स्टार्ट हुए हैं तो क्या करें, या जिसके अब परमानेंट हो गए हैं, साल 2 साल हो गए हैं, सो व्हाट आर द प्रोसीजर्स? देखिए, हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम जब कोई चीज़ डेवलप हो जाती है, एक एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तब ही हम होश आता है। होश आता है, तभी हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं या खुद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि जो एंटी एजिंग है ना, बेसिकली उसमें हमें प्रिवेंशन की तरफ आना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रिवेंशन। तो ये जो आपने बात की है ना कि मोबाइल पे स्क्रीन टाइम की बात की है, बेसिकली स्क्रीन टाइम सिर्फ आपका वही नहीं है कि आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट करेगा, अंडर आइज़ को इफ़ेक्ट करेगा, वो आपकी पूरी हैबिट चेंज कर देता है। आप पूरी रात जागते हो, लेट नाइट तक जागते हो, उस दौरान आप या तो कुछ गंद खा रहे होते हो, कुछ गंदा हाँ, खा रहे होते हो, ठीक है? लेट नाइट मंचिंग हाँ, चल रही होती है, वो भी एग्ज़ैक्टली ऐसा ही डिस्टर्ब है। करती वो है स्किन को। आप देखो कि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, हाँ, आपका एक सर्केडियन रिदम ही डिस्टर्ब हो गया। राइट। तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आप एक फ्रेश लुक के साथ सुबह उठोगे? सो ये मेरा ख्याल है कि ये हैबिट्स हैं, इसको इन्हीं ठीक के करना है। ऊपर बात करनी चाहिए, हैबिट्स को ही ठीक करना चाहिए। तो अगर किसी के लेट्स सपोज के 2-3 साल हो गए हैं, डार्क सर्कल्स हैं, सिर्फ हैबिट्स ठीक करने से वो फेड अवे हो जाएंगे, चले जाएंगे, या फिर कुछ प्रोसीजर्स की ज़रूरत बिल्कुल है? होंगे, लेकिन अगर डेवलप हो गए हैं ना, तो हम्म, ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ जैसे कि प्रोसीजर्स की तरफ आना पड़ता है। अब डार्क सर्कल सिर्फ एक टर्म है, बट इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, हॉलोनेस, हम्म, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, हम्म, या फिर पफी आइज़। पफी आइज़ में भी अब अंडर आइज़ बैग्स हो सकते हैं। हम्म। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ट्रीटमेंट डिवाइस होता है। सारे पाकिस्तानियों ने गोरा होना है, इतना गोरा होना है कि हमने गोरों को पीछे छोड़ देना है। क्या वाकई ही फार्मूला क्रीम्स पर तो इतनी ज़्यादा अब अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग फार्मूला क्रीम से 2 हाथ आगे चले गए हैं और इंजेक्शंस पे चले गए हैं, आईवी ड्रिप्स, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, चाइनीज़ वाइटनिंग इंजेक्शंस। तो ये सारे जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, क्या ये आपको परमानेंटली गोरा कर देते हैं? अगर कोई एक लेट्स सपोज कि कोई
6 महीने का कोर्स करना चाह रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आप गोरे हो जाएंगे, तो वो कितने टाइम तक गोरा रहेगा? अच्छा, ग्लूटाथायोन के बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे भी मुझसे पूछते हैं लोग, पेशेंट्स भी आते हैं। ग्लूटाथायोन बेसिकली बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। नेचुरली हमारी बॉडी में भी होता है। और ये जो कमर्शियल अवेलेबल होते हैं ग्लूटाथायोन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा डोज में होते हैं। सो दे आर सपोज टू ब्राइडन योर टोन, राइट, लाइटन अप योर टोन। तो ऐसा नहीं होता कि कोई फॉर एग्जांपल स्किन टाइप उसकी टोन 4 पे है या 5 पे है तो वो 1 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो गोरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट येस, दे आर इफेक्टिव टू। नहीं तो इतने हमने देखा है, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखा है, वो इतनी काली और अब इतनी गोरी चिट्टी। सिर्फ इवन पाकिस्तानी एक्टर्स कितने मैंने देखे हैं कि वो जब स्टार्टिंग में ड्रामाज में आए थे, दे हैड देयर वेरी डल एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड नाउ दे आर लाइक, वो अनमैचेबल है, बड़ा अच्छा उनका स्किन टोन है। तो क्या इसको कोई ये भी फार्मूला क्रीम्स है या ग्लूटाथायोन है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूटाथायोन पे रिलाई कर रहे होते हैं लोग। राइट। अब जिनकी आप बात कर रहे हो, दे हैव टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, कैमरा के आगे उन्हें आना होता है, उनका काम ही है। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि उन ग्लूटाथायोन लगवा लिया और बाकी टाइम वो वैसे ही बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। मैंने बात की हैबिट्स की, हैबिट्स में लाइफस्टाइल चेंजिंग्स आती हैं, उसमें गुड डाइट आती है। सो आप सारी चीज़ें जब इनकॉर्पोरेट करते हो, फिर उसके बाद बेसिक लेवल को आप सही करते हो ना, तो आपकी बाकी चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाती अच्छा, हैं। हम वैसे ये एक बड़ा एक जेनेरिक है कि हम हैबिट्स को और हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाते, ना एक्सरसाइज करते हैं और स्क्रीन टाइम भी कम नहीं, कि हम डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग सोएं। लेकिन हम कहते हैं कि जब डॉक्टर के पास हम जाएं ना, तो वो हमें बिल्कुल ठीक कर दे, 2 दिनों में ठीक कर दे। अगर हमारे फेस पर दाने हैं बहुत ज़्यादा, तो वो 2 दिनों में ठीक हो जाए। स्पेशली यंग गर्ल्स को पिम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो पिम्पल्स के लिए कुछ ऐसे भी जो कि वो घर में खुद से कुछ ऐसा कर सकें, क्या सर्जन्स या डॉक्टर स्किन के वो रिकमेंड करते हैं कुछ रेमेडीज़ यूज़ करने के लिए? देखिए, रेमेडीज़ में मैं तो यही बात करूँगा कि आपको अपनी हैबिट्स ही ठीक करनी है, अपनी डाइट ही ठीक करनी है, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आपका अपीयर होता है फेस पे। सो दूसरा आपने बात की कि एक्सरसाइज, मेरा ख्याल में हर बंदे को 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए अपने लिए। मैं उसे मी टाइम बोलता हूँ, जैसे मैं 1 घंटा वर्कआउट ज़रूर करता हूँ। सो मेरा ख्याल है कि ये जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, तो आपकी बाकी चीज़ें खुद ही सेटल होना शुरू हो जाती हैं, आपके हेल्थ इश्यूज डेवलप ही नहीं होते। और जो पिंपल्स की बात की है ना, तो पिंपल्स अगर डेवलप हो गए हैं तो ऑब्वियसली यू शुड सी अ डॉक्टर, ताकि वो आपको कोई प्लान डिवाइस करे आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। अब घर बैठे बिठाए मैं 1 क्रीम और 1 फार्मूला कैनॉट बी अप्लाई टू एवरीवन वो स्किन टाइप को देखते हुए। अच्छा, सबसे अच्छी स्किन टाइप कौन सी है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग? ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, क्या मतलब? नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन की क्या निशानी है कि भाई इसकी स्किन नॉर्मल है, या अपनी स्किन को नॉर्मल किया जा सकता है? किसी की लेट्स सपोज ड्राई है या ऑयली है, क्या वो नॉर्मल स्किन की तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे ऑयली स्किन है, उसके लिए आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, ऑयल की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हो, आप नियर टू नॉर्मल अचीव कर सकते हो। ऑब्वियसली ड्राई स्किन है तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, हाइड्रेट कर सकते हो, तो ताकि आपकी स्किन जो है उसका हाइड्रेशन लेवल बेटर हो जाए, तो वो स्मूथ अपीयर हो। और ये जो फेस वॉशेज़ होते हैं, ये मतलब स्किन में कितने बार दिन में यूज़ करने चाहिए? और जब से ऑयल को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कमर्शियल होते हैं, हमें इंग्रेडिएंट से नहीं पता होता कि ये इंग्रेडिएंट अगर आपके फेस वॉश में है तो दैट मीन्स कि ये अच्छा है। सिर्फ आप कमर्शियल नहीं है, ये रियलिटी में भी इसके कुछ इफ़ेक्ट्स आपके फेस पर होंगे। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो देखने चाहिए फेस वॉश करने के लिए? वो भी अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप होंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी की एक्नी प्रोन स्किन है तो उसको सैलिसिलिक एसिड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ऑयल प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो भी आपको इसी तरह सैलिसिलिक एसिड या इस तरह के जेंटल जो फेस वॉश हैं उसकी तरफ आना चाहिए, जो ऑयल कंट्रोल करें, जो सीबम कंट्रोल करें। तो ऐसे अवेलेबल होते हैं बिल्कुल। और फेस वॉश ट्वाइस अ डे रिकमेंडेड होता है, कि ट्वाइस मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। बिफोर बेड। हाँ, बॉयज़ तो वैसे करते भी नहीं है, वो तो बस पानी मारा, छीटा और भाई दे आर गुड टू गो। उनकी स्किन अच्छा, ये वाई लड़कों की स्किन इतनी अच्छी होती है और हम 10 स्टेप्स स्किन केयर करने के बाद भी हमारी स्किन जो है वो अच्छी नहीं होती है लड़कों के मुकाबले में, और कुछ भी नहीं करते, साबुन तक से मुंह नहीं धोते, ऐसा क्यों है? आपने खुद ही बता दिया कि हम 10 टाइम्स भी करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं।
नहीं ये ऐसा ये क्यों है भाई, ये क्या वजह है? हम लोग बहुत सारी चीजें यूज नहीं करते हैं, तो हम अच्छा बच ये जाते हैं। गलती है हम या कि हम बहुत ज़्यादा एसिड्स अपने फेस को इंट्रोड्यूस करवा एग्जैक्टली लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप बहुत ओके। सारी चीजें यूज कर लेते हैं ना। हाँ अब मेकअप भी तो वेयर करते हैं आप। राइट। अच्छा मेकअप अगर सिंपल टर्म में ऐसी क्या सिंपल स्किन को, अब जैसे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कोई नहीं कर रहा, जिसने अभी स्किन केयर आपके कहने पे स्टार्ट करनी है, सो आप अच्छी एक स्किन केयर जो कि किसी की स्किन टाइप जैसी भी हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे या बेहतर हो जाएगी या बैरियर रिपेयर हो जाएगा, AM एंड PM दोनों, आप क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले जो मैं एडवाइस करूंगा वो है हम्म। सनस्क्रीन। यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर सनस्क्रीन। राइट। आपकी सनस्क्रीन, हमारी अप्रोच क्या है, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं जो चीपेस्ट सनस्क्रीन है ना वो एडवाइस कर दें हमें, वो लिख दें हमें। माय गॉड। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है 60 से 70% जो जनरेट होती है, जो स्किन डैमेज होता है, वो तो सनलाइट की वजह से होता है। हम्म। जो एजिंग का प्रोसेस है वो तो सनलाइट की वजह से एग्रावेट करता है, वो तो स्टार्ट ही उसकी वजह से होता है। तो हम उसी के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहते, हम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप सनस्क्रीन पे इन्वेस्ट करें, एक गुड सनस्क्रीन जो आपको सूट करे, जो आपकी स्किन रात टाइप में के भी अकॉर्डिंग लगाएं, दिन में भी हो। लगाएं? रात में नहीं लगाएं, अच्छा। दिन में लगाएं, दोपहर को लगाएं, ओके। ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे एक अच्छा सन ब्लॉक यूज़ इट करें। डिपेंड्स कि आपका एक्सपोजर कितना है सनलाइट का। अब वैसे तो कम ही होता है क्योंकि हम काले ना हो जाए, तो अक्सर लोग तो सन को अवॉइड ही करते हैं, लेकिन जो बाहर काम करने वाले हैं जाहिर है उन्होंने तो जाना ही। उनको जैसे आपने कॉलेज गर्ल्स की बात की, दे कैन वेयर हैट्स, नहीं तो फिर अम्ब्रेला, लेकिन सन सन से बचना है। बचना है। ओके। यूवी रेज आपकी स्किन को तबाह कर देते हैं। हाँ, यूवी रेज के बारे में बात करें तो जो सनस्क्रीन्स जितने भी हैं वो यूवीबी की बात करते हैं कि वो यूवीबी से प्रोटेक्शन है, लेकिन अब प्रूवन है ये बात कि यूवीए इज़ आल्सो डैमेजिंग। ओह। तो बहुत सारे सनस्क्रीन है जो इसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते। ये UVB+++ ये लिखा होता है, ये क्या ये मतलब? स्ट्रेंथ मैटर करती है कि वो बेसिकली शो करना चाहते हैं ब्रांड्स के इतने स्ट्रेंथ में जो है ना यूवीबी की प्रोटेक्शन है। तो ये प्लस जो होता है ये कितने प्लस तक हमें ले लेना चाहिए? 2+, 3+? देखिए मैंने देखा है वो अक्सर UVB++, 1+ तो समझ आ गया ना, अब ये मैथ के फॉर्मूलाज अगर हमारे सामने ले आएंगे तो हम कैसे समझेंगे? अच्छा, उसमें बहुत सारे सनस्क्रीन्स हैं जो क्लेम करते हैं, जो ब्रांड्स हैं जो क्लेम करते हैं कि इसमें ये प्रोटेक्शन इतने % है, वो होती नहीं है। हम यूवी कैमरा के थ्रू देखते होते हैं कि ओके। क्या सन स्क्रीन जो है वो वाकई इतना इफेक्टिव है या नहीं है, क्या उसमें ऑलराइट। वाकई यूवी रेज की प्रोटेक्शन उतनी हो रही है या नहीं हो रही। सो ये सारी चीज़ें तो आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट पर्सन ही बता सकता है। मतलब आपको Because- एक एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाना या चाहिए ताकि आपको एक कि वो उनसे प्लान बनवा ले प्लान बना दे और फिर वो आप उसको इस्तेमाल करते रहे। यस। अच्छा ये जो एंटी एजिंग की हम बात कर रहे थे कि भाई एंटी एजिंग हर कोई बूढ़ा होने से डरता है, ख़ास तौर पे फीमेल तो भाई कहते हैं कि हमारा एंटी एजिंग हम पे आई ना, बट स्टिल आ तो जाता है। तो किस एज से आपको एंटी एजिंग क्योंकि वही बात जैसे आपने पहले की कि हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब काम ख़राब हो गया होता है, जब डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, जब हमारे रिंकल्स आ गए हैं, जब हमारे नेक लाइंस प्रोमिनेंट हो गई हैं, हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब हमें 20 साल वाली लड़की कर दे, हमें हमें वही लड़की दोबारा बना दे। किस एज से आपको चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि बच्चों को डिलीवरी के बाद पता है स्किन ज़्यादा सैगी हो जाती है और बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको देखते हुए? अच्छा, मैं आपके इस क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले ना लोगों को ये समझना चाहिए कि एंटी एजिंग और रिवर्सल ऑफ एजिंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिवर्सल ऑफ एजिंग का मतलब ये है कि एजिंग डेवलप हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर 50 साल से ऊपर कोई आता है, तो एंटी एजिंग का मतलब प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एजिंग प्रोसेस, यानी प्रिवेंशन उसमें आ जाती है। जैसे 20s 30s में लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए एजिंग के प्रोसेस को, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल कोई 30s में है तो उसको मिनिमल प्रोसीजर्स की तरफ मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए, चीप भी होंगे, अफोर्डेबल भी होंगे। राइट। जैसे माइक्रो नीडलिंग, PRP, जो नेचुरल कोलेजन बूस्टर हों, जो आपके कोलेजन को बूस्ट करें। जैसे बायोस्टिमुलेटर्स होते हैं, कोलेजन बूस्टर्स होते हैं, और इसके अलावा बोटॉक्स है टू प्रिवेंट द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। लोग बड़ा डर जाते हैं कि बोटॉक्स हो फला, हम बोटॉक्स करवाएंगे, बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट में बोटॉक्स का। अगर आप सोसाइटी में देखें कोई बोटॉक्स करवाए, वाई, क्यों? हमारे यहाँ है अभी, लेकिन मेरा ख्याल है ट्रेंड अब शिफ्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को जैसे अवेयरनेस आ रही है कि बोटॉक्स कुछ भी नहीं है, कोई इतनी कोई बला नहीं है। हाँ।
you can get it done in your late 20s or early 30s. बिकॉज आपने अभी बात की है एंटी एजिंग की, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम फाइन लाइंस या रिंकल्स को होने से कैसे रोक सकते हैं? तो वो बोटॉक्स से ही रोक सकते हैं। और कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, इन गुड हैंड्स। कोई इट्स वेरी सेफ। मैं ये देख रही थी कि जो हमारे अब जैसे माहिरा खान है, उनकी स्किन इतनी फ्रेश लगती है, माइज़ा है, और मतलब कितनी बॉलीवुड और हमारी अपनी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं जो कि 40s में हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत स्किन है उनकी। और हमारे कॉलेज जाने वाली 20 इयर्स ओल्ड गर्ल होगी, उसके मेकअप के पैच लगे होंगे, वो मेकअप भी कर रही होगी तो उसके ना स्किन के दाने छुप रहे होंगे, एक तरफ से कोई बहुत ही ब्राइट स्किन होगी, दूसरी तरफ से बहुत ही ख़राब स्किन होगी। ये डिफरेंस क्या है? वो अपने 40s में इतनी अच्छी स्किन लेकर आए हैं और 20s में इतनी बुरी स्किन है। बिकॉज दे चूज अ गुड डॉक्टर। ये गेम सारी डॉक्टर की है। ऑब्वियसली जो भी उनको टेक केयर कर रहा होता है, जो उनकी चीज़ें देख रहा होता है, तो मेरा ख्याल है एंटी एजिंग का यही तो बात है एंटी एजिंग की। उन्होंने बड़े टाइम पे चीज़ें कंट्रोल कर ली, टाइम पे वो चीज़ें पकड़ ली उन्होंने, होने ही नहीं दी। और हम लोग वही तब भी जाते हैं जब हमारा काम ख़राब हो गया होता है। हमें एजिंग के प्रोसेस को ना समझना है। सनलाइट इज़ द मेन कल्प्रिट। 60 से 70% मैंने बताया कि जो डैमेज होता है वो सन की वजह से होता है। तो अर्ली साइंस में क्या होता है? अर्ली साइंस में सबसे पहले अनइवन टोन आती है आपके फेस पे, उसके बाद पिगमेंटेशन डेवलप होती है, उसके बाद फाइन लाइंस आती हैं, स्किन का टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है, और फिर रिंकल्स डेवलप होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि जो थोड़ा जब अब एज ज़्यादा होती है ना, तो आपके पोर्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। ओपन पोर्स का इशू बिकॉज जो कोलेजन उसका सपोर्ट कर रहा होता है पोर्स को, दैट इज़ लॉस्ट, दैट इज़ डैमेज्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है, पोर्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अब मेकअप भी अप्लाई करते हैं इस तरह की स्किन पे, पोर्स ओपन हुए होते हैं, ओपन पोर्स पे वो भी इतना स्मूथ अपीयरेंस नहीं आता। yes. तो इसके भी ट्रीटमेंट्स हैं, इसको ओपन पोर्स को रिवर्स किया जा सकता है। बिल्कुल, इसके तो ट्रीटमेंट्स हैं। इसके मतलब ये सारी है, यू हैव टू पिक अ गुड डॉक्टर जो कि आपको बता सके। अच्छा, अगर मेल को देखें, अब लड़कियों की तो हमने बहुत बात कर ली है, अब तो लड़के बहुत ज़्यादा स्किन केयर के अंदर आ चुके हैं, और वो अपने मतलब पूरे प्रॉपर जेंजी को देखें तो पूरी स्किन केयर करते हैं, भाई हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, हमारे हाथ ख़राब ना हो जाए। सो वो लड़के जो कि अभी आपको देख रहे हैं, जैसे आपने बोला कि लड़कियों के लिए सैलिसिलिक एसिड है या विटामिन सी है, सो बॉयज़ के लिए क्या है, स्किन केयर के लिए क्या वो प्रोडक्ट्स देखें जो कि उनको सुबह में या रात में कोई एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा लेनी चाहिए अपनी स्किन में? एक तो ये चीज़ें कि लड़कों की स्किन बड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, उनके लिए पता नहीं कोई ऊपर से उतरती होंगी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक इंग्रेडिएंट्स और स्किन केयर सेम ही होती है। बस यू हैव टू चूज़ द राइट पर्सन जो आपको अच्छा गाइड कर दे आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरे ख्याल में सिर्फ जेंजी नहीं है, और भी लोग जो है सब एजेस के मेरे पास आते होंगे। यस, आते हैं। एंड दे आर शोइंग कंसर्न। क्या इशू होता है उनका? स्किन से रिलेटेड? हाँ, स्किन से। अनइवन टोन। ओके। अनइवन टोन या पिगमेंटेशन। बिकॉज लड़के जो हैं वो सनस्क्रीन भी अप्लाई नहीं करते होते, इतना भी नहीं बॉदर करते, तो यही प्रॉब्लम्स आती हैं मोस्ट कॉमन। और फिर वो कितनी देर तक रिवर्स हो जाते हैं जब वो ट्रीटमेंट आप उनको देते हैं? टेक्स अबाउट 3 to 4 months। हाँ, ठीक है। यूजुअली ये भी स्लो बड़े प्रोसेस बेहतर होता है। हाँ, स्लो प्रोसेस होता है। अब जैसे स्पेशली हेयर की अगर बात करें तो आप बहुत सी सर्जरीज हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। लड़कियों के तो मतलब बूढ़े भी हो जाए तो भी सर पे बाल रहते हैं। बॉयज़ तो अब 18-19 ईयर्स में शनाख्ती कार्ड बाद में बनता है, सर गंजा पहले हो जाता है। तो इसकी प्रिवेंशन क्या है? किस तरीके से इज़ इट जेनेटिक या हमारी गलतियाँ हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं? अच्छा, आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 9-10 ईयर्स, और मेरे ज़्यादातर पेशेंट हेयर फॉल से होते हैं, हेयर फॉल से रिलेटेड या ट्रांसप्लांट्स। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं चीज़ें कि कुछ अर्सा से, कुछ ईयर से यंग जो लोग हैं ना, लड़के, वो ज़्यादा आ रहे हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम के साथ। अब हेयर फॉल की प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को जब हेयर फॉल होता है ना, हम उसे बॉदर नहीं करते। जब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्टार्ट हो जाता है ना, फिर हमें होश आती है, और फिर हम सबसे पहले तो घरेलू टोटके आजमाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर जब वो भी काम नहीं करते तो फिर हम डॉक्टर के पास आते हैं, और वो भी फिर हम अच्छा डॉक्टर चूज़ ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि एक्सपर्ट बंदा है कौन। राइट। और अगर ब्रॉडली स्पीकिंग 2 मेन कॉजेज़ होती हैं हेयर फॉल की। एक जेनेटिक, जिसमें जो हार्मोन लिंक्ड है, जैसे मेल जेनेटिक पैटर्न, और दूसरा जो है वो है न्यूट्रिशनल ओवरलैपिंग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जो मैंने ऑब्जर्व किया है
अब दोनों ही ओवरलैप कर रही हैं कॉजेज। अगर किसी की बाल्डनेस जेनेटिक्स में है, वो सपोज 30s में जाके अपीयर होनी है, लेकिन वो जल्दी ट्रिगर हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही होती हैं एक अरसे से, जिसका पता ही नहीं होता। किस चीज़ की डेफिशिएंसी जो सबसे ज़्यादा हेयर फॉल को डैमेज करती है? मैं स्पेसिफिक एक टेस्ट का पैनल करवाता होता हूँ, चेक करता हूँ टू सी द रूट कॉज ऑफ द हेयर फॉल। उसमें विटामिन डी है जो बहुत ज़रूरी है, विटामिन B12 है जो आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर को प्रिवेंट कर रहा होता है, और आयरन है। ट्रस्ट मी, लड़कों में भी आयरन डेफिशिएंसीज हैं। अब लड़कियों में तो चलो कॉमन है ना, होती हैं। फेरेटिन भी बहुत, ये फेरेटिन आयरन फेरेटिन ही आयरन स्टोर्स को शो करता है ना। ऑलराइट। उसके बाद हम हार्मोन्स चेक कर रहे होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन, DHT लेवल्स, ये मेल्स में होते हैं। अभी मैंने कल ही एक पेशेंट की रिपोर्ट देखी थी, तो उसके DHT लेवल फीमेल पेशेंट की 2600 थे। सो इट्स अ वेरी रेज्ड वैल्यू, और उसके बाल इसी वजह से अफेक्ट हुए थे। वो क्या गिर रहे थे? डिफ्यूज हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हेयर लॉस था। तो उसके क्या है, मतलब हम थोड़ा सा वो टिप्स भी तो मिले ना, कोई हमें देख रहा है तो उसको फायदा भी तो हो ना। अब देखें ना, अब शैम्पूज इतने किस्म की हैं, सल्फेट फ्री शैम्पू, ये तो बताइए कौन सा हमें शैम्पू यूज़ करना चाहिए है हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए। बालों की भी तो स्किन नहीं है ना, ज़ाहिर है नीचे स्कैल्प है। हमें क्या मेडिकेटेड शैम्पूज यूज़ करने चाहिए, या फिर ये जो कमर्शियल शैम्पूज चल रहे होते हैं वी कैन यूज़ दैट, जो कभी कहते हैं कि डैंड्रफ के लिए है, कभी कहते हैं सॉफ्ट और शाइनी हेयर्स के लिए है। जिन्होंने एड्स की होती हैं उन्होंने एक्सटेंशंस लगाई होती हैं, विग पहनी होती है, और वो कह रहे होते हैं सिल्की स्मूथ बाल। तो क्या हमें पिक करना चाहिए? इस बारे में मैं ये कहूँगा, इट्स लिटरली 2026 और हम अभी भी स्टक हैं उसमें कि एक शैम्पू जिससे कोई मैजिक हो जाएगा, जिससे हमारे बाल जो है ना वो एक स्मूथ भी हो जाएंगे, एंटी हेयर फॉल का काम भी करेगा, हमारी स्ट्रेस को भी मैनेज कर देगा। प्याज का पानी आ गया, किसी में एलोवेरा आ गया, मतलब वो एक वन इन ऑल सोल्यूशन, वो सब ऐसा नहीं होगा। एक शैम्पू आपका कभी भी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। शैम्पू क्या करता है, एक एडजंक्ट के तौर पे काम कर सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यू हैव टू गेट टू द रूट कॉज। आप हेयर फॉल की रूट कॉज तक जब तक नहीं जाएंगे, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आपका हेयर फॉल प्रिवेंट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अभी ये एक्सोसोम्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया है कि एक्सोसोम्स आपके जो बाल हैं, अगर आप हेयर में इंजेक्ट करवाते हैं तो हेयर ग्रोथ फीमेल्स में तो बढ़ जाती है, लेकिन मर्दों के भी जिनमें बाल्डनेस है, जहाँ पे बाल नहीं है, वो कहते हैं कि सर्जरी से पहले आप एक बार एक्सोसोम्स के ट्रीटमेंट लें, वो एक्सोसोम्स भी आपके बालों की ग्रोथ बढ़ा देते हैं। क्या वाकई मैजिकल वर्क करते हैं? देखिए, मैं किसी भी प्रोसीजर के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं I actually respect the science behind these procedures। जैसे एक्सोसोम्स हैं, PRP है, इनकी बहुत ज़्यादा बात होती है। एक्सोसोम्स बेसिकली मेसेंकाइमल डिराइव्ड सेल्स होते हैं, टाइनी वेसिकल्स होते हैं, जो कि हमारे फॉलिकल्स को सिग्नल देते हैं टू रीग्रो, ताकि वो अपनी ग्रोथ फेज को एक्टिव करें। ठीक है, लेकिन हर प्रोसीजर की कोई इंडिकेशन होती है, एक टाइम होता है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी का डिफ्यूज़ हेयर लॉस है, एक्टिव हेयर लॉस है, उसके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी चल रही हैं, जेनेटिक पैटर्न भी है, आपने रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया, आपने एक्सोसोम डायरेक्ट लगा दी। हमारे यहाँ होता क्या है, जब भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जाते हैं क्लिनिक्स पे, डिफरेंट क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के पास, तो क्या करते हैं वो लोग, आपको एडवाइस कर देते हैं या प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये प्रोसीजर्स करवाओ, आप PRP करवा लो, PRP करवा लो, आप 6 सेशंस करवा लो, आप एक्सोसोम्स करवा लो, 2 लाख के 3 लाख के करवा लो, ठीक है, तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट मी, दिस इज वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। यू हैव टू ट्रीट द रूट कॉज। जब भी हेयर फॉल होता है, एक्चुअली दैट्स अ सिम्टम जो आपकी बॉडी शो कर रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, उसको ठीक करो, उसको पकड़ो आप। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऊपर से कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, यू नो, कोई प्रोसीजर कर लिया, हम ये नहीं देखते कि ब्लड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। हम उसको ट्रीट करें तो ये खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। दैट्स द प्रोटोकॉल जो मैं फॉलो कर रहा हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फिर उसके बाद जो है वो आपको इतने एक्सपेंसिव हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना पड़े, अगर आप अपने न्यूट्रिएंट्स और जो आपकी कमियां हैं उनको ही ठीक कर लें। एग्जैक्टली। डैंड्रफ एक इतना अहम और इतना बड़ा मसला है ना, लड़कियों को शायद कम होता है, लड़कों को बहुत ज़्यादा होता है। हेयर फॉल के बाद सबसे बड़ा मसला डैंड्रफ ही होता है। सो क्या शैम्पूज आर गुड इनफ जो कि आपको डैंड्रफ भगा देते हैं? अच्छा, शैम्पूज जो है उनका मेरे ख्याल में एक ही रोल है, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो हैं वो दे रियली वर्क। जैसे कीटोकोनाजोल शैम्पू है, खुनास शैम्पू, मोस्टली यही ब्रांड यूज़ होता है यहाँ पे, हाइजिक,
जो मैं 2 ब्रांड बता रहा हूँ, कीटोकोनाजोल बेसिकली उसमें होता है इंग्रेडिएंट, और उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड है जो यूज़ हो सकता है, कोल्टार है जो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट, ये सब एंटी डैंड्रफ या चीजें हैं। दे एक्चुअली वर्क, ओके और इनका सोल्यूशन भी यही होता है। ओके जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो यही होती है कि आप एंटी डैंड्रफ अच्छा शैम्पू यूज़ करो। अगेन डॉक्टर्स रिकमेंडेशन इज मस्ट। और कितनी बार यूज करना चाहिए वीक में शैम्पू? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ऑलराइट। समटाइम्स तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के साथ आता है तो मैं डेली भी यूज़ करवाता हूँ फॉर अ फ्यू डैंड्रफ के वीक्स। लेकिन बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से आपके रूट्स ख़राब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, ये भी एक बड़ी मिथ है कि आपको हर रोज़ शैम्पू नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं इस तरफ भी आना चाह रहा था कि कहा जाता है कि शैम्पू कितनी दफ़ा करना चाहिए। देखिए सिंपल रूल है, योर स्कैल्प शुड बी क्लीन, राइट। शुड बी क्लीन ऑफ डर्ट, शुड बी क्लीन ऑफ ऑयल, एक्सेसिव ऑयल। सो अगर एक सपोज बाइक राइडर है और वो हेलमेट भी कम पहनता है या पहनते हैं जो वर्कआउट करते हैं लोग, तो ऑब्वियसली उनकी स्कैल्प में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा ऑयल मीन दैट इज़ अ नाइडस फॉर द फंगल इन्फेक्शन। फंगल ग्रो करेगी, फंगस ग्रो करेगी वहाँ पे आपके सर के स्कैल्प पे। दैट वुड लीड टू डैंड्रफ, मोर डैंड्रफ। सो इट बिकम्स अ साइकिल, सो यू हैव टू ब्रेक इट। आप कैसे कर सकते हो कि अपनी स्कैल्प को साफ रखो, साफ रखें। तो अगर आप उसके लिए मैं कहता हूँ अपने अकॉर्डिंग टेलर करो इस चीज़ों को, ठीक है। आप अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग टेलर करो। अब अगर आपको डेली ज़रूरत पड़ती है, 2 दफ़ा भी पड़ती है, करो शैम्पू। योर स्कैल्प शुड बी क्लीन ऑफ एनी डर्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स, या हम स्किन की बात करें या बालों की बात करें, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बजट फ्रेंडली नहीं होते। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो मतलब सिंपल अगर एक ट्रीटमेंट की बात करें कि लेज़र ट्रीटमेंट है, अनवांटेड हेयर्स, फेशियल हेयर्स लड़कियों के फेस पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब एक एलीट क्लास तो अफोर्ड कर सकती है, उससे नीचे वाली क्लास नहीं अफोर्ड कर सकती कि वो हर महीने 4,000 5,000 रखे कि वो जाके अपना लेज़र करवा कर आए। तो वाई दे आर नॉट अफोर्डेबल, क्यों इतने एक्सपेंसिव हैं? एक्चुअली ये सारी एस्थेटिक्स में और कॉस्मेटिक्स में ना दीज आर द लग्जरीज, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। तो कुछ चीज़ों को तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब अगर लेज़र मशीन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो पर पेशेंट तो कॉस्ट आती है उसकी, तो हम उसे जितना भी रिड्यूस कर दें, एक बजट फ्रेंडली भी कर दें, तो भी वो एक आई थिंक जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए वो ज़्यादा ही अमाउंट है। और ये जो कह देते हैं आप आएँ 1,000 रुपया या 2,000 में करवा के जाएँ, वो अक्सर खुले होते हैं ना क्लिनिक्स, ऐसे भी होते हैं, तो उनके पास भी तो लेज़र मशीन्स होती हैं, वो भी तो करके दे रहे होते हैं। मैं अपने ऑडियंस से कहूँगा कि आप इससे बेहतर है कि कुछ ना करवाएं। अगर आपने किसी चीप क्लिनिक को या इस तरह की चीप मशीन सेलेक्ट करनी है या चीप प्रोसीजर सेलेक्ट करनी है, तो उससे बेहतर है कि आप कुछ ना करवाएं। वही पैसा अपनी डाइट पे लगा लें, वही पैसे आप अपने आप पे वैसे इन्वेस्ट कर लें, इन प्रोसीजर्स की तरफ ना आ जाएं। कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ हार्मफुल नहीं होना चाहिए। और अगर मतलब ज़ाहिर है कन्विंसिंग पावर होती है और लोग प्रेफर करते हैं कि देखिए जी, आप तो इतने महंगे हैं और हमारे उधर फ़लाँ हमारी कज़न गई थी या हमारे चाचा के उधर है ऐसी जगह पे और वहाँ पे क्लिनिक तो बड़े कम पैसे दे रहे हैं। एक बड़ा डिफरेंस भी आता है ना, और यूजुअली प्रेफर करते हैं लोग कि जहाँ पर पैसा थोड़ा कम हमसे ले रहे हैं, हम वहाँ जाकर ट्रीटमेंट करवा लें। हाइड्रोफेशियल को देख लें, अब ये तो बड़ा कॉमन है, एवरीबडी नोज़, मैं कोई एक बहुत मुश्किल टर्म यूज़ नहीं करती। वही हाइड्रोफेशियल कोई आपको 8-9 हज़ार में करके दे रहा है, कोई ईद डील में 2,000 का भी करके दे रहा है। हाइड्रोफेशियल में ना काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसकी प्रोडक्ट्स हैं। ट्रस्ट मी, प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती भी हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं, और वही एक्चुअली मेन उसका हाइड्रोफेशियल का कोर चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर कोई चीप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है कि वो 2,000 में या 3,000 में कर देगा, लेकिन अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये फ़र्क आता है। ये फ़र्क आता है। और कितनी बार करवाना चाहिए आपको हाइड्रोफेशियल का? इज़ इट गुड, आपको करवा लेना चाहिए? यस, इट्स वेरी गुड। अच्छा, बट वंस अ मंथ, इससे ज़्यादा नहीं करवाना इससे चाहिए? ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये जो ब्लीच कर कर के हमने अपने मुंह रंगे होते हैं, गोल्डन कर ली होती है, हमने अपने मुंह नहीं बाज आते भाई। मैं अपने इर्द गिर्द देखा है, लोग नहीं बाज आते, चले जाते हैं रगड़े लगवाने, और ये मसाज नहीं, वो क्या इतने वो स्क्रबिंग होती है, फिर वो ब्लीचिंग होती है, और फिर पॉलिशर्स होते हैं, बड़ी बहुत चीज़ें होती हैं भाई। ये क्या करें, आप लोग समझा समझा के थक गए हैं, हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं बाज आना हमने। बिल्कुल, मैं सोचता था कि टिकटॉक पे या सोशल मीडिया जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं,
एंड दे हैव बीन एजुकेटिंग पीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता था कि इतनी देर में ना हमें समझ आ जानी चाहिए, लेकिन अभी भी ट्रस्ट में पेशेंट्स आते हैं तो उनकी यही स्टोरी होती है, ब्लीच या फार्मूला क्रीम्स। उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन बैरियर भी डैमेज हो जाता है और स्किन डीप इनसाइड जो है ना वो डैमेज हो चुकी होती है एक्चुअली। तो फिर उसकी जब हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, गिव योर स्किन अ रेस्ट। हाँ। अब रेस्ट तो दे ही नहीं सकता कोई। होता क्या है कि वो सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाती हैं। जो जब क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके इफेक्ट एकदम से नज़र आते हैं। हाँ। बड़े एक्यूट किस्म के ना, बड़े एकदम सडन किस्म का वो चेंज नज़र आता है विद इन अ वीक। अच्छा। जब आप उसको हम कहते हैं कि छोड़ दो इसको, इट विल डैमेज योर स्किन परमानेंटली। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि कुछ ना लगाओ, जस्ट अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स इट, गिव इट अ रेस्ट, आपकी हील होने दो स्किन को। लेकिन वो नहीं बाज आते क्योंकि कुछ दिन के बाद वो रिवर्ट होती हैं चीज़ें सारी, पिगमेंटेशन वापस आती है, प्रोमिनेंट होती हैं उस पर जो स्पाइडर वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, तो उसकी वजह से वो फिर परेशानी में आ जाते हैं। यू नो, दे अगेन स्टार्ट यूजिंग द सेम फार्मूला क्रीम। यहीं पे काम ख़राब हो जाता है। और ये तो बहुत आम बातें हैं कि मेरे पास फार्मूला क्रीम वाले पेशेंट्स आते हैं, तो बहुत आम बातें हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा कॉमन इशू जो आपने देखा है कि भाई ये इस इशू ने तंग करके रख दिया है, और पेशेंट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इशू जो लेकर आते हैं आपके पास, चाहे वो बालों से है चाहे वो फेस से है, कोई ऐसी एक चीज़ जो कि आपको लगे कि कंबाइन सारे पाकिस्तानियों का यही मसला है? गोरा होने वाली। क्यों नहीं आप गोरा? हमें कोई टोटका बता ही दें आज डॉक्टर शहराज के, कैसे गोरा हो सकते हैं? आई विश कि मेरे पास कोई ऐसा टोटका होता तो मैं अपने पेशेंट्स पे भी अप्लाई कर कोई देता। टोटका नहीं है ऐसा कोई इसका? टोटका नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है। दैट इज योर स्किन कलर जो आपको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, आई थिंक यू शुड एम्ब्रेस इट। या आप जितना आपका स्किन जो भी टोन है उसको कर ले, एंड ट्रस्ट मी, गोरा होने के भी अपने बहुत से नुकसान भी हैं। आप सेम टोन के अंदर भी अच्छे लग सकते हैं। हाँ, द वे यू कैरी योरसेल्फ, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। ग्लो मैटर करता है ज़्यादा कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग कितनी है, अच्छी है, कितनी कितनी साफ खूबसूरत सुथरी दिखती है, कितनी यू नो आप अपनी ही स्किन टोन में अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा डॉक्टर शहराज, एक हेयर ट्रांसप्लांट जो मतलब जो करवाते हैं वो क्या लाइफ लॉन्ग होता है उनका? अगर हो जाए तो वो उसमें ये चांसेस नहीं होते कि उनको बाद में हेयर फॉल होगा, और एक ओरिजिनल जैसे यंग एज में उनके बाल होते थे बिल्कुल उसी तरह एक नेचुरल लुक आती है? अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यही है जो आपने की है कि यूजुअली ना लोगों की फ्यूचर बाल्डनेस को नहीं देखा जाता। वो दैट कम्स इन प्लानिंग। अब जब प्लान कर रहे होते हो हेयर ट्रांसप्लांट, यू शुड कंसिडर अबाउट द फ्यूचर हेयर लॉस। हाँ, आपको प्लान ही ऐसा करना चाहिए कि अगले 10 साल में, अगले 5 साल में ये बंदा कहाँ स्टैंड कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ हिज हेयर। हाँ, आप ट्रांसप्लांट तो करने जा रहे हो, तो क्या जो नेटिव हेयर है, जो रिमेनिंग हेयर है, उसका क्या, व्हाट अबाउट दैट? आई थिंक जो प्लानिंग है दैट मस्ट इंक्लूड के न्यू ग्राफ्टिंग विद द प्रिवेंशन ऑफ द हेयर फॉल, जो फ्यूचर बाकी हेयर के फॉल बच्चे होना हैं। और जो हेयर प्लांट हो गए, इम्प्लांट हो गए, वो कितने टाइम तक रहते हैं? क्या वो पूरे लाइफ के लिए? यूजुअली दे स्टे। अच्छा, वो गिरते नहीं है? हाँ, अगर कोई एक्यूट और किसी बहुत ज़्यादा कोई इंसल्ट ना हो, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो फिर तो दे स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर मेनी इयर्स। माय गॉड, तो इसका मतलब है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज अ गुड ऑप्शन एज कम्पेयर टू बाकी। यस, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये मतलब क्या किस एज ग्रुप को करवा लेना चाहिए? अगर यंग कोई बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस है तो यूजुअली ऐसा होता है कि फॉलिकल अभी रिपेयर हो सकते हैं, तो उस पर वो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं आप ना करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। किस एज में हेयर ट्रांसप्लांट वर्क्स मैजिकल? वैसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब किसी भी एज ग्रुप में ट्रांसप्लांट हो सकता है। 80 साल का, 70 साल का कोई करवाना हो सकता है, बट दैट डिपेंड करता है कि अब ऑब्वियसली यंग एज में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ग्रोथ अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलते हैं, और ओल्ड एज में रिजल्ट्स उसी तरह कॉम्प्रोमाइज आते हैं थोड़े से। ओह, ओके। बट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन कैसी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोगों को दूर से पता चल जाता देख के कि इसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, हाँ। तो उसको भी बताना नहीं पड़ता, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो इतना नेचुरल होता है। एग्जैक्टली। मैं रणबीर को देख रही थी, रणबीर कपूर का वो देख रही थी दुबई में, डॉक्टर्स के पास जाके वो पूरा अपना उन्होंने सर का पूरा ट्रांसप्लांट, आगे से बाल, फर्स्ट मूवी उनकी, और उसके बाद इतना तो उनके पता भी नहीं चलते। बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन इट्स कम विद द डॉक्टर।
इसी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि गुड प्लानिंग इज़ मस्ट। जब हेयर हम्म लाइन डिज़ाइन करते हैं तो हम फेशियल प्रोपोर्शंस को माइंड में रखते हैं कि उस बंदे के फेशियल प्रोपोर्शंस कैसी है, उस पे किस तरह की हेयर लाइन सूट करेगी। ओके उसके अलावा कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम हेयर लाइन को नेचुरल बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट ऑल Yeah. राइट थैंक यू सो मच डॉक्टर शराज फॉर कमिंग एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स जो भी आपको देख रहे होंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम गलत फहमियाँ पाल के बैठे हुए हैं हमारी क्लियर हो गई होंगी और बहुत से डॉक्टर्स भी आपसे ऑफेंड हो जाएंगे कि सारी सच्ची बातें आज आप करके चले गए हैं लेकिन बुलाना आपको मकसद भी यही था कि हमारे व्यूवर्स को ऑनेस्ट ओपिनियन दी जा सके ताकि उनको समझ आए और फिर उसके बाद वो अपने स्किन या बालों के हवाले से कोई अच्छा फैसला ले सके वी गोना मीट यू विद अनदर एपिसोड मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।